हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे साइंस, जो कि एनसीईआरटी के सीरीज़ में हम 7th क्लास के 12th चैप्टर का आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो 12वां चैप्टर यानी कि पादप में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट के बीच में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वह अपने जैसे अलग पौधे कैसे उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उनसे कैसे उत्पन्न होता है। अब जनन क्या है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है इसको हम देखते हैं। तो जनन है माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है, ठीक है। जब माता पिता संतान को जन्म देते हैं, इसको क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जैसे अमूमन जो मैमल्स होते हैं, यानी कि जो स्तनपायी होते हैं, जो अपने तरह के दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं, वैसे ही प्लांट जो है, पादप है, वो भी अपने ही जैसे अन्य पौधों को जन्म देते हैं, कहा जा सकता है, या बीज देते हैं, या कटिंग के द्वारा उनका कलम करके इस तरीके से उनके जैसे नए पौधे उगाए जा सकते हैं। तो यह जो सारी प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। आगे देखते हैं जनन की विधियां, ठीक है, जनन कितने तरह का होता है, जनन कैसे कैसे होता है, यह सब देखते हैं कि जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अधिकांश पादप में मूल, तना और पत्तियां होती हैं, ठीक है। अधिकांश जो पौधे होते हैं उनमें, उन पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं उस प्लांट के। अब हम देखते हैं कि पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं, ठीक है। जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, जनन का कार्य करते हैं प्लांट्स में। वास्तव में पुष्प पादप में जनन अंग होते हैं, इनके क्या हैं, वो जनन अंग हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ये क्या है, जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग, या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। एक जो पौधा है उसमें क्या होता है, उस पुष्प में, उस पौधे के पुष्प में या तो नर जनन अंग हो सकता है अथवा मादा जनन अंग हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है, ठीक है। नर जनन अंग, मादा जनन अंग, या दोनों उसमें हो सकते हैं। अब पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अपने जैसे अलग अलग पौधों को वे क्या करते हैं, विभिन्न विधियों के द्वारा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, संतान उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलैंगिक माने असेक्सुअल, एसेक्सुअल, और लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अलैंगिक जनन क्या है, तो अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, बीज नहीं होते हैं और वो दूसरे पादप को जन्म दे सकते हैं। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या मूल अंतर है, आप समझ गए होंगे। अलैंगिक जनन में बीज नहीं होता है, उससे बीज से पौधे नहीं प्राप्त होते हैं। और लैंगिक जनन क्या होता है कि ये बीज से ही प्राप्त होते हैं, इनके जो नए पौधे हैं वह बीज से ही प्राप्त होंगे। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन का कुछ विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अलैंगिक जनन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं, ठीक है। बिना बीज और बिना बीजाणु के इनका क्या किया जाता है, इनको उगाया जा सकता है। अब कायिक प्रवर्धन क्या है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वह क्या है, इस तरीके से देखते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यह क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने अथवा कली यानी कि मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसके मूल, तना, पत्ती किसी का भी इस्तेमाल करके, किसी को भी काट करके एक नए पौधे को जन्म दिया जाता है या नए पौधे को उगाया जाता है,
ठीक है। अब क्रियाकलाप के लिए आप यह देख सकते हैं एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पार्श्व संधि से काटिए, ठीक है। इसकी जो पार्श्व संधि है उससे काटिए, यानी कि कलम इसको बोला जाता है, इसको काटिए। अब पार्श्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है, ठीक है। वह भाग है, पार्श्व संधि उस भाग को कहते हैं जहाँ से तने से क्या होती है, पत्ती निकलती है। अब शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कटिंग कहेंगे, ठीक है। इसको कर्तन कहेंगे या कटिंग कहेंगे। पुष्प कलिका यानी कि आप बोलेंगे इसको, ये हमारा पुष्प कलिका जो है वो फ्लावर बर्ड्स है, ठीक है। पार्श्व संधि बोलेंगे ये नोट्स होता है, नोट्स होता है। वहीं से उसी वह शाखा का, किसी भी प्लांट के शाखा का वह भाग होता है जहाँ से नई पत्तियाँ निकलती हैं। तना का वह भाग होता है जो पत्ती वहाँ से जहाँ से निकलती है, ठीक है। यह देख सकते हैं, इसी को पार्श्व संधि बोलते हैं। ये आपका पार्श्व संधि है जहाँ से पत्तियाँ, नए पत्ते निकलते हैं, ठीक है, यानी कि ये नोड है। और ये फ्लावर बर्ड से ऊपर ये पुष्प कलिका है, फ्लावर बर्ड्स जिसको बोलेंगे। अब देखते हैं कि आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। आप जरूर पुष्प कलिकाओं से पुष्प को खिलते हुए आपने देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष यानी कि पत्ती की पार्श्व संधि से जुड़ाव का बिंदु भी कलिकाएं यानी मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं प्ररोहों यानी अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और यह कायिक कलिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। यह क्या कहलाती हैं, कायिक कलिकाएं कहलाती हैं, यानी कि वेजिटेटिव बर्ड्स कहलाती हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स कहलाती हैं। अक्ष से जुड़ी कलिका यानी कि बर्ड इन द एक्सिल। अब देखते हैं हम, ये आप देख रहे हैं आलू का आँख है। ये जहाँ जहाँ से आप इसके आँख निकले हुए हैं उस भाग को अगर आप काट के ज़मीन में रोप देते हैं, यानी कि उसकी बुआई कर देते हैं मिट्टी के अंदर, तो वहीं से वो एक नया पौधे को जन्म देगा, नए पौधे को जन्म देगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आगे देखते हैं कि एक ताज़ा आलू लीजिए, आवर्धक लेंस की सहायता से क्या करना है, इस पर पड़े छत, ठीक है, चिन्हों को देखिए, जो छत चिन्ह हैं उनको देखिए। आपको इनमें कलिकाएं दिखाई देंगी, ठीक है, कलियां या कलिकाएं दिखाई आपको देंगी। छत चिन्ह को आँख भी कहते हैं, ये इनको आँख भी यानी कि आई भी कहते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इनको आई बोला जाता है। ये जो अंकुर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वह क्या कहलाता है, आई कहलाता है, यानी कि आँख कहलाता है। पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई, यानी कि यहाँ से आलू की आँख से अंकुरित होता पादप, ठीक है। पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई। अब यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार आप अदरक व हल्दी भी उगा सकते हैं। इस प्रकार आप अदरक व हल्दी को भी उगा सकते हैं उनकी जड़ों से, ठीक है। इस तरह से आप अदरक और हल्दी को उगते हुए देख सकते हैं। अदरक का एक टुकड़ा जिसमें से क्या हो रहा है, नए पादप अंकुरित हो रहे हैं, ठीक है। जिंजर विथ न्यू प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट, यहाँ से क्या हो रहा है, जिंजर का नया पौधा उगता हुआ आपको दिखाई देगा। अब क्या होता है, ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा, ठीक है। पत्थर चट्टा में क्या होता है कि पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। पत्ती की जो कलिकाएं होती हैं उनके गर्त में कलिकाएं होती हैं। अब यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल यानी कि नए पादप को जन्म दे सकती हैं। यह यदि गिर जाती हैं मिट्टी पर, मृदा पर, तो हर कलिकाओं से यानी कि हर कलिका से एक नया पौधा जन्म ले लेगा, एक नए पौधे का जन्म होगा। अब कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डहेलिया, ठीक है, शकरकंद और डहेलिया जो स्वीट पोटैटो होता है उसका और डहेलिया का, ठीक है। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, जन्म दे सकते हैं। अब ये देख रहे हैं आप जो ब्रायोफिलम की पत्ती जिसके किनारे की कलिकाएं होती हैं, इस प्रकार से यह क्या करती हैं, नए पादप को यानी कि नए पौधे को जन्म देती हैं, ठीक है। मुकुलन यानी कि बर्डिंग, ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि इस प्रकार से नए नए पौधे कैसे
उग आते हैं। आपने बहुत सारी विधियों को देखा होगा, जड़ से, तना से, फिर पत्तियों से, इस प्रकार क्या होता है, इनका जन्म होता है, नए पौधों का जन्म होता है। कैक्टस जैसे पादप जो हैं, कैक्टस जैसे पादप के विभाग जो मुख्य पादप से अलग यानी कि विलग्न हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। ठीक है, कैक्टस का कोई भी एक पार्ट है जो उससे अलग हो जाता है, वह क्या करता है, नए कैक्टस को जन्म देता है। ठीक है, वहीं से एक दूसरा कैक्टस उत्पन्न हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं मुकुलन के बारे में। ठीक है, मुकुलन क्या होता है यानी कि बर्डिंग क्या होता है। ठीक है, बर्डिंग से पढ़ेंगे कि आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ईस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसको आप माइक्रोस्कोप की सहायता से ही सिर्फ देख सकते हैं। अब इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके यानी कि गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोशिका जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय यह जीव है ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक एकल कोशिकीय जीव है। इस प्रकार से ईस्ट क्या करता है, जन्म लेता है और यह एक श्रृंखला के रूप में बन जाता है और कुछ ही समय में बहुत सारे ईस्ट जन्म ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हम ईस्ट को देख लिया, ईस्ट के बारे में कुछ और देख लेते हैं। अब बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है कि बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर ले लें। अब चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। ठीक है, इसमें पानी होना चाहिए। अब इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर इसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रख दें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की बूंद क्या होगा, अब इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे ईस्ट निकलते हुए आपको उसमें से दिखाई देंगे। अब इसका क्या होगा, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बर्डिंग, उस तरीके से आप देखेंगे। ये ईस्ट कोशिका है यानी कि ईस्ट सेल है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यह विकसित हो रहा है। ठीक है, यह क्या है, डेवलपिंग बर्ड्स है। इस प्रकार से आप न्यू बर्ड्स देख रहे हैं, नवीन मुकुलन जो हो रहा है। अब आप देखेंगे कि इसमें से श्रृंखला हो रहा है। ठीक है, श्रृंखला के रूप में यानी कि चेन ऑफ बर्ड आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे चेन देखेंगे। अब ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। ठीक है, मुकुल यानी कि बर्ड्स कहलाएंगे, बर्ड कहलाएगा। अब मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है। मुकुल क्या करता है, वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नए ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से क्या होता है, नए मुकुल विकसित होते हैं। नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि एक चेन बन जाता है और वह चेन निरंतर चलता रहता है। ठीक है, अब खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, खंडन के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन को पढ़ते हैं। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी, ठीक है, गुच्छे यानी कि फिसलनदार तैरते हुए जो आप गुच्छे देखे होंगे, ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, तेजी से खंडन द्वारा यानी कि फ्रेगमेंटेशन द्वारा ये गुणन करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे इनकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये आप वृद्धि को देख सकते हैं। स्पाइरोगाइरा, ठीक है, एक शैवाल है जिसमें खंडन हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगोरा एंड एल्गा, इसको शैवाल को आप एल्गा बोलते हैं, एन एल्गा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, खंडन विधि द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा यह क्या करता है, निरंतर बढ़ता जाता है। इसका अपने आप यह पोषण को ले लेता है। पोषक तत्व जब इसमें उपलब्ध होते हैं या पानी उपलब्ध होता है, आप नल पे या जो गांव में जो चापाकल होते हैं उसके इर्द गिर्द जहाँ पानी हमेशा जमी रहती है, वहाँ अक्सर देख सकते हैं कि ये कैसे
अपने आप ही उगाते हैं। ठीक है, अब शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। इस तरीके से यह खंडित होते रहते हैं और यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है और कुछ समय में यह क्या करते हैं, एक बड़े आकार को घेर लेते हैं, एक बड़े क्षेत्र को घेर लेते हैं और वह क्षेत्र पूरा का पूरा इन शैवालों से ही भर जाता है। अब बीजाणु निर्माण। ठीक है, बीजाणु निर्माण क्या है, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे एक स्पोर बनता है और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, इसको हम देखते हैं। अब डबल रोटी पर रुई के जाल में, ठीक है, डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। आप जब डबल रोटी यानी कि दोहरी जो रोटी है उसके जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये क्या करते हैं, वायु में तैरते रहते हैं, ये वायु में तैरने लगेंगे। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। क्या होता है इनका, ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं यहाँ से। अब बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। जो बीजाणु हैं वो क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, जन्म लेते हैं और एक दूसरे से वह संयोग करके इस प्रकार से उनका जन्म होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर क्या करते हैं, सुरक्षात्मक आवरण जैसे ढका रहता है इनका, एक ये सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं। इस प्रकार आप कवक जाल यानी कि हाइफा को देख सकते हैं इन पर। यह कवक जाल है, कवक जाल यानी कि हाइफा। और उसके बाद आप बीजाणुधानी, ये है बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंगियम। ठीक है, स्पोरेंगियम, स्पोरेंजियम बोलिए, स्पोरेंगियम बोलिए, दोनों एक ही बात है। अब यह एक आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाता है बीजाणु और ये स्पोर कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका जो कठोर आवरण बन जाता है वह क्या करता है, किसी भी विपरीत परिस्थिति को झेलने के लिए क्या होता है, कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं। जब उनके लायक अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तब ये क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न, जो मॉस हैं और फर्न है, इनके जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं के द्वारा ही होता है। ठीक है, ये फर्न का आप देख रहे हैं, ये फर्न में कैसे वृद्धि हो रही है, आप बीजाणु द्वारा ही इनकी वृद्धि होती है फर्न और मॉस में। अब देखेंगे लैंगिक जनन क्या है। ठीक है, लैंगिक जनन कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं कि लैंगिक जनन किसको बोलते हैं, प्लांट में कैसे लैंगिक जनन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे उनमें होता है, इसका अध्ययन इसमें किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, 6th क्लास में भी हमने पढ़ा है और 7th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। ये क्या है, पादप के जनन अंग हैं। ठीक है, पुष्प यानी कि फूल। अब पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, पुंकेसर यानी कि स्टीमेंस, ठीक है, और स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल्स। ठीक है, पिस्टिल, पुंकेसर, आप फिर से सुनेंगे, पुंकेसर यानी कि स्टीमेंस और स्त्री केसर यानी कि पिस्टल। ठीक है, आगे देखते हैं एक क्रियाकलाप, इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझाया गया है। ऐसे पुष्प, ठीक है, जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, एक लिंगी पुष्प कहलाएंगे, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाएंगे वो। ठीक है, अब क्या होता है कि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी पुष्प कहलाएंगे, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे। ठीक है, एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल और द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। और मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे जैसे पौधे एक लिंगी पुष्प होते हैं। जो मक्का है, पपीता, ककड़ी या खीरे के जो पौधे हैं उनमें क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होते हैं। जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। इनके द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प
दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। ये भी नोट करने वाली बात है कि जो नर और मादा एक लिंगी पुष्प होते हैं वो दोनों एक ही पादप पर भी उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न पादपों पर वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इस पुष्प के बारे में आप पढ़ेंगे कि यानी कि पराग कोश उसका क्या होता है, एंथर क्या होता है, और फिर पूतंतु क्या होता है, और उसके बाद आप पढ़ेंगे कि पुंकेसर क्या होता है यानी कि स्टैमेन क्या होता है। ठीक है, पराग कोश ये ऊपर का जो भाग है पुष्प का ये पराग कोश होता है यानी कि एंथर होता है, और पूतंतु यह जो बीज का भाग होता है उस पौधे का, उस पुष्प का जो निकला हुआ एक बीज का निकला हुआ आप देखेंगे जो चाइना रोज होता है उसमें यह निकला रहता है, या इस प्रकार से जो पुष्प होते हैं उनमें निकला रहता है। अब पूतंतु यानी कि जो फिलामेंट होते हैं, ठीक है, पूतंतु यानी कि फिलामेंट जो होते हैं, और फिर ये पुंकेसर होते हैं इसमें यानी कि स्टैमेन होते हैं। इस प्रकार से इनका आप स्टैमेन का वर्णन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, पूतंतु और परागकोश, एंथर और फिलामेंट। अब इसमें देख सकते हैं आप कि स्त्री केसर जो होता है, स्त्री केसर होता है, पुंकेसर में क्या क्या आपने देखा, उसमें होता है एंथर और फिलामेंट। अब हम देख रहे हैं स्त्री केसर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या क्या होते हैं, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, बीजांड होता है और अंडाशय होता है। इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, स्त्री केसर यानी पिस्टल का, इसमें क्या क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है यानी कि स्टिग्मा होता है, और वर्तिका होती है यानी कि स्टाइल होता है। यह क्या हुआ आपका वर्तिकाग्र यानी कि आगे का जो भाग होता है, वर्तिका का जो आगे का भाग होता है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिका क्या है, स्टाइल है, STYLE, और वर्तिकाग्र क्या है, यह स्टिग्मा है। और उसके बाद इसमें होता है बीजांड, ये बीजांड होते हैं जिनको हम आप बोल सकते हैं ओवरी, और ये इसमें बीच के जो बीच में डॉट 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 जैसे दिखाई देते हैं वह क्या है, अंडाशय हैं। इनको आप अंडाशय बोल सकते हैं। ये जो बीजांड आप देख रहे हैं और ये इस जिसमें रहता है ये, इसको आप बीजांड बोल सकते हैं यानी कि ओवरी बोल सकते हैं। ये डॉटेड पार्ट जो हैं वो बीजांड कहलाते हैं। अब हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। ये क्या करते हैं, नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। अंडाशय में क्या होते हैं, एक या अधिक बीजांड होते हैं। जो डॉट 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 जैसे आप काटने के बाद देखते हैं वही हैं जो एक से या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, अब मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है, और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। ठीक है, उनके युग्मज से क्या बनता है, एक युग्मनज बनता है, यानी कि जो आप नर युग्मक बोल रहे हैं यानी कि मेल गैमेट जिसको बोल रहे हैं, और फीमेल गैमेट होता है, उससे क्या बनता है, युग्मनज बनता है यानी कि जाइगोट बनता है। ठीक है, नर युग्मनज और मादा युग्मनज के जो संयोग से बनता है वह क्या बोलते हैं, युग्मनज क्या बनता है, जाइगोट बनता है आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। युग्मनज बन गया यानी कि जाइगोट बन गया। अब हम परागण के बारे में पढ़ते हैं कि परागण क्या होता है यानी कि पोलिनेशन क्या होता है। ठीक है, पोलिनेशन को समझते हैं कि पोलिनेशन क्या है। सामान्यतः पराग कणों में आप ये सारा कुछ 6 क्लास में भी पढ़े हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सेम है, बस थोड़ा अलग है। ये परागण वगैरह जो है ये नया टॉपिक है। ठीक है, परागण को देखते हैं यानी कि पोलिनेशन को देखते हैं हम। अब सामान्यतः पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहा कर ले जाए जा सकते हैं। अब पुष्पों पर बैठने वाले कीट के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार किसी अन्य पुष्प पर क्या होता है, बैठते हैं, तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। जो उनके वर्तिकाग्र होते हैं उन पर क्या होता है, यानी कि वर्तिकाग्र यानी कि जो स्टिग्मा होता है उस पर क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं। अब
परागकणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, यानी कि पोलिनेशन कहलाता है। जब किसी जीव के माध्यम से वह दूसरे पर चला जाता है और वर्तिकाग्र पर उसका स्थानांतरण हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? परागकणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो होता है वह क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, यानी कि पोलिनेशन कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, जब उसी पुष्प पर गिर जाएंगे तो वह क्या कहलाते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कहलाएंगे। और जब वो दूसरे पुष्प पर गिरते हैं, दूसरे पुष्प पर उनका जब पराग गिर जाता है तो क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाएंगे क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, वह क्या कहलाएगा? क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। इस प्रकार आप वर्तिकाग्र को देख रहे हैं, यह वर्तिकाग्र है। यहाँ अगर ये इस पर गिरता है तो पर परागण होता है, और इसी से इस पर गिरता है उसको क्या कहते हैं? परागण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ स्वपरागण हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? पर परागण हो रहा है, यानी कि यह सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है यहाँ, और यहाँ क्या हो रहा है? क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। इसका इसी पर गिर रहा है और इसका क्या हो रहा है? दूसरे पर गिर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पर परागण बोलेंगे। आप समझ गए होंगे। पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। आपको बी में दिखाया गया है। अब हम पढ़ते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों के युग्मनज संयोग द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है? युग्मन के संयोग द्वारा जो बनती है कोशिका उसको हम युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, युग्मनज उसको हम बोलेंगे। इस तरह से नर तथा मादा युग्मक, जो नर और मादा युग्मक होते हैं, इनके युग्मन, ठीक है, संयोग होता है जब, और ये कोशिका बनती है, इसके द्वारा जब कोशिका बनती है उसको क्या कहते हैं? हम युग्मनज कहते हैं। ठीक है, नए युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। इनका जब संयोग होता है, यानी कि फ्यूजन जब होता है, तब एक नए जाइगोट का निर्माण होता है। अब युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। जो युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। जब ये दोनों का इस तरीके से फ्यूजन होता है, ये क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं? युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। युग्मनज क्या होता है? भ्रूण में विकसित होता है। जो जाइगोट है वह भ्रूण में विकसित होता है, यानी कि भ्रूण बोलेंगे एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो बोलते हैं भ्रूण को। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा जाइगोट है वह किस में विकसित होता है? भ्रूण में होता है, यानी कि एम्ब्रियो में विकसित होता है। अब देखते हैं अंकुरित होता हुआ जो परागण है, आप देख रहे हैं अंकुरित होता हुआ परागण। अब इसमें आप पराग नली है, ठीक है, इस प्रकार से आप बीज को देख रहे हैं, और फिर यहाँ से ये युग्मनज का निर्माण हो रहा है, यानी कि जाइगोट का निर्माण हो रहा है। इसमें ये पराग नली है, यहाँ पराग नली को देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से अंड कोशिका है ये, और फिर अंकुरित होता हुआ ये पराग कण है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अंकुरित होता हुआ पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन है जिसका जर्मिनेशन हो रहा है। अब अंड कोशिका है, यानी कि ओवम है ये क्या है? ओवम है, अंड कोशिका है। अब युग्मनज का निर्माण होता है, यानी यहाँ पे जाइगोट बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है, और फिर वह क्या होता है? अंकुरित होकर के उधर अंकुरित होता हुआ परागकण यानी कि पोलन ग्रेन जो है उसका जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। फल और बीज का विकास, फल और बीज का विकास कैसे होता है इसको हम देखते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। जब आपका निषेचन होता है तो उसके पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार से
फ्रूट एंड सीड जो है वो फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखते क्या है कि निषेचन के पश्चात, यानी कि जब निषेचन होता है उसके बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझा कर गिर जाते हैं। फूल के जो अन्य भाग हैं वो क्या होते हैं, मुरझा करके गिर जाते हैं। अब परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। जब परिपक्व होता है वो, तो जो उसका अंडाशय है वही फल के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है। अब बीजांड से बीज विकसित होते हैं, जो बीजांड है वहाँ से बीज विकसित होते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। कुछ फल गूदेदार व रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट इत्यादि। ठीक है। जो 12.12 का AB आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यह बादाम है और क्या है, एक सेब है। इस तरह से इनमें एक कठोर होते हैं, एक मुलायम गूदेदार आवरणों से ढका रहता है। अब बीज प्रकीर्णन, बीज प्रकीर्णन क्या होता है, यानी कि सीड डिस्प्रेजल क्या होता है। ठीक है। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, इसको देख लेते हैं। अब प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। आप क्या देखेंगे कि एक ही प्रकार के पादप जो हैं, प्लांट हैं, वह कई जगहों पर उगे हुए आपको पाए जाएंगे। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। ये वहाँ यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, उसके कारण यह होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको क्या होगा, अपने वस्त्र पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आप कभी यह जानते, मतलब इस तरीके से जब आप कहीं आ जा रहे हैं या जो कोई चिड़िया है वो कोई और फल खा करके आती है और कहीं और जा करके वो जैसे शौच करती है, तो उससे भी क्या होता है, दूसरे जगह उस पौधे का जन्म होता है, वो पौधा वहाँ पर उग जाता है। इस प्रकार यह क्या होता है, प्रकीर्णन कहलाता है, यानी कि डिस्पर्सल कहलाता है किसी भी अन्य पौधे का। तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाना वह क्या कहलाता है, डिस्पर्सल कहलाता है किसी भी पौधे का। अब क्या होता है, प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन जो किन किन विधियों द्वारा, इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। ये क्या है, बीज हैं और ये पंख है। इस प्रकार से ये एक सीड है और विंग है, ये इसका विंग है और ये इसका सीड है। ये हवा के द्वारा भी उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। इस प्रकार से भी इनका प्रकीर्णन होता है। अब प्रकृति में जो पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन किन किन के द्वारा होता है, तो पवन के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, जंतु के द्वारा होता है। अब आप क्या देखेंगे, सहजन जो होता है, सहजन यानी कि ड्रम स्टिक जो होता है, तथा द्विफल यानी कि मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज होते हैं। इनका जो बीज होता है वो कैसा होता है, पंख युक्त होता है। अब आप ये ए और बी में इस तरह से दिखाया गया है कि ये एक तो सहजन का है, ए वाला जो है ये सहजन का है, और दूसरा आप देख रहे हैं द्विफल यानी कि मैपिल का। ठीक है, ये ड्रम स्टिक का है और ये है मैपिल का। इस प्रकार क्या होता है, घासों के हल्के बीज अथवा आक मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, वो दूर कहीं चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। कुछ बीज जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी यानी कि कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थान तक वो उनके साथ क्या होते हैं, चले जाते हैं, उनके साथ लगे लगे। अब यह आप देख सकते हैं, ये जो है ये सूरजमुखी के रोम युक्त फल हैं और ये क्या है, मदार का रोम युक्त बीज है। ये एक रोम युक्त बीज आप देख रहे हैं। अब पाए जाते हैं, इनके उदाहरण यूरेना एवं जैंथियम है। ठीक है, ऐसे जो जंतुओं पे, जीव जंतुओं पर इधर से उधर चिपक करके चले जाते हैं वह क्या है, यूरेना एवं जैंथियम है। इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। ये जैंथियम का फिगर यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाया गया है कि इस प्रकार से जैंथियम भी उड़ करके कहीं और चिपक करके दूसरे जंतुओं के साथ चला जाता है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं,
कुछ पौधों के जो फल हैं वो क्या होते हैं, झटके के साथ फट जाते हैं, फट से करके फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। अब बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम के पादप में ऐसा होता है। एरंड और बालसम जो हैं उनके पौधे में ऐसा ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम अब देखते हैं कि सारांश इसका क्या है। अब सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। ठीक है, पता है हमें कि वो अपना जनन करते हैं अपने जैसे अपनी मतलब वंश को बनाए रखने के लिए। अब पादप में जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, खंडन, मुकुलन और फिर बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। अब लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसी कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। अब पुष्प जो होता है पादप का जनन अंग होता है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। नर युग्मक क्या होते हैं, पराग कणों के अंदर, और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। अब किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण का जो प्रक्रम होता है वह परागण कहलाता है। अब परागण जो होता है दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और पर परागण। ठीक है, स्वपरागण में परागण जो होता है वह क्या होता है, पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। पर परागण में पराग कण जो होता है एक पुष्प के पराग कोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, अब परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकते हैं। जो परागण होता है वह पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। अब नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। नर और मादा का युग्मक जो होता है, युग्मकों का युग्मन जो होता है, मतलब युग्मकों का युग्मन, यह क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। ठीक है, इस प्रकार से यह हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। अब बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं द्वारा होता है। अब बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या में वृद्धि को रोकना। अब सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने। अब तीसरा है नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। इस तरीके से इनका प्रकीर्णन जो है इस प्रकार होता है। अब चलिए देखते हैं कि क्या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो उसको हम जान लेंगे। नहीं दिया है इसमें, ठीक है, इस चैप्टर में क्या आप जानते हैं, नहीं दिया है। तो यह चैप्टर हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। आप इस वीडियो को देखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।